हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप लोग के लिए हाजिर हूँ लेकर एक इम्पोर्टेंट सेशन। और आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, डीएनए के पॉलीन्यूक्लियाइड जो है, जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ना है, उनकी संरचना कैसे बनती है और उनके अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उनकी श्रृंखलाएं कैसे बन के तैयार होती है और किस प्रकार उनके अंदर गुण अरेंज होते हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। पीछे हम लोगों ने डीएनए के बारे में पढ़ा था, डीएनए का खोज कैसे हुआ, डीएनए का आपका पहली बार आपका फ्रेडरिक मेसर ने किस प्रकार से अनुवांशिक इकाई के रूप में सबके सामने लाने का कोशिश किया। तो इन सभी बातों की चर्चा हमने पिछले क्लास में कर लिए थे। अब क्या जानना है? अब हमें जानना है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला की संरचना कैसे बनती है। तो इसमें हम लोग दो तरह के दो चीजें जानेंगे। एक तो पहले संरचना जानेंगे कि कैसे बनती है, अर्थात कि इनकी बेसिक संरचना क्या क्या है, पहली नंबर बात। और दूसरी चीज हम क्या जानेंगे इसमें, दूसरी चीजें इसमें जानेंगे कि इनके बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हैं। पहले उसे हम लोग ब्रीफ करके अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद आपके लिए एक शॉर्ट तरीका बताएंगे हम, जिनसे सभी स्टेजेज को कि कैसे आप याद रख सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो उनसे रिलेटेड आपको लिखने पड़ेंगे, और लिखने के कंडीशन में आपको समस्या हो जाएगी जब आप अलग अलग पॉइंट से समझेंगे। सबको क्या करना है कि एक जगह आपको क्या करना है कि कंसाइज करके रखना है। तो कंसाइज करने से क्या होगा, आंसर क्वेश्चन जब भी लिखना होगा तो तुरंत क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, तुरंत उसे देख सकते हैं, रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा, तो न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल या पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला की चर्चा, श्रृंखला की संरचना की चर्चा करेंगे। ठीक है, मतलब क्या न्यूक्लिक अम्ल या उसे को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहिए, इनकी श्रृंखला कैसे बनती है, उनकी संरचनाओं पर हमें आज की क्लास में चर्चा करनी है। तो जानेंगे न्यूक्लिक अम्ल और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना की बात। तो न्यूक्लिक अम्ल की अगर बात की जाए तो न्यूक्लिक अम्ल में पढ़ा था कि ये वास्तव में क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स का मतलब हो गया कि इसके अंदर क्या मिलेगा, हमें डीएनए मिलेगा। डीएनए मिल रहा है जी। अब डीएनए के अंदर मेनली तो न्यूक्लिक अम्ल ही आपका अवेलेबल है, और ये सभी किसमें, क्रोमोसोम्स के अंदर ही अवेलेबल है। तो सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स के अंदर वास्तव में या फिर जो डीएनए बनेंगे वो, या फिर सीधे हम कहेंगे कि ये सारी चीजें जो बन के तैयार होती है उनकी बेसिक चीजें क्या होती है। तो क्रोमोसोम्स की जो बेसिक चीजों की अगर बात करेंगे हम, तो उनमें तीन मुख्य रूप से बेसिक चीजें होती है। एक क्या होती है आपकी, एक तो सबसे बड़ी चीज इनके अंदर होती है कि ये किन बेसों से बना हुआ है, किन न्यूक्लिक बेसों से बना हुआ है, किन शर्करा से बना है, फॉस्फेट से बना है। तो क्रोमोसोम के अंदर अगर चर्चा करें तो क्रोमोसोम के अंदर दो तरह की चीजें हो सकती है, डीएनए होंगे, आरएनए होंगे। कुछ डीएनए वाले पार्ट हो जाते हैं, कुछ आरएनए वाले। डीएनए आरएनए में अगर इनकी संरचना की बात करेंगे तो सबकी संरचनाएं बनती है अलग अलग रूप में। डीएनए की संरचना की अगर बात करेंगे तो इनमें क्या क्या मिलेगा, डीएनए में आपको क्या क्या मिलेगा। तो डीएनए में तीन चीजें मिलेगी, एक तो शर्करा मिलेगा, शर्करा मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, फॉस्फेट मिलेगा, और क्या मिलेगा, न्यूक्लिक बेस, न्यूक्लिक बेस मिलेंगे। ये चीजें मिलती है मुख्य रूप से। आपका डीएनए जो बनेगा इसमें ही तीन चीज रहेंगी। अगर आरएनए का बात कीजिएगा तो आरएनए में भी सेम चीज है, शर्करा मिलेगा, फॉस्फेट मिलेगा, फॉस्फेट मिलेगा, और क्या मिलेगा आपका, न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड मिलेंगे। यही चीजें है ना, ये सारी चीजें मिलेंगी। अब क्या होता है कि इनके अंदर भी, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो शर्करा डीएनए के अंदर पाया जाएगा ये डीऑक्सी शर्करा मिलेगा। ऐसा शर्करा होगा, डीऑक्सी शर्करा। क्यों, क्योंकि डीएनए के अंदर है। ठीक है, उसके बाद अगर फॉस्फेट की बात कीजिएगा तो फॉस्फेट क्या बनाएगा, फॉस्फेट फास्फोरिक अम्ल बनाएगा।
क्या बनाएगा, फास्फोरिक अम्ल, जिनके वजह से इनके अंदर क्या होगी, अम्लीयता आएगी। इसके बाद न्यूक्लिक बेस की बात कीजिएगा तो न्यूक्लिक बेस में दो चीजें आएंगी, एक प्यूरिन आएगा और एक क्या आएगा, पिरामिडिन आएगा। एक प्यूरिन और एक पिरामिडिन। प्यूरिन के अंदर एडेनिन और ग्वानिन और पिरामिडिन के अंदर थाइमिन और साइटोसिन। उसके बाद यहाँ पे शर्करा आरएनए में बात कीजिएगा तो आरएनए में जो शर्करा मिलेंगी वो कैसे मिलेंगी, राइबोज शर्करा मिलेगी, राइबोज शर्करा मिलेगी। और क्या भाई, तो इनके अंदर फॉस्फेट मिलेगा, ये भी फास्फोरिक अम्ल के रूप में रहेगा, फास्फोरिक अम्ल मिलेगा। और इनके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होंगे इनके भी दो पार्ट होंगे, कौन, एक प्यूरिन वाला और दूसरा कौन सा, पिरामिडिन वाला। प्यूरिन और पिरामिडिन का, तो प्यूरिन के अंदर कौन सी दो चीजें आएंगी, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरामिडिन के अंदर क्या आएंगी, एक तो साइटोसिन, और यहाँ पे थाइमिन न होकर थाइमिन के जगह पे यूरेसिल मिलेगा। थाइमिन की जगह पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर यूरेसिल मिलेगा। जो आपका डीएनए के अंदर थाइमिन और साइटोसिन था, यहाँ पे थाइमिन और क्या मिलेगा, सॉरी यूरेसिल, साइटोसिन और क्या मिलेगा हमें, यूरेसिल मिलेगा। यहाँ पर थाइमिन जो है नहीं पाया जाता। क्लियर है। तो इस तरह से क्रोमोसोम के न्यूक्लिक जो अंदर आपका अर्थात कि न्यूक्लिक एसिड के रूप में या फिर जो भी इनकी संरचना होगी आंतरिक रूप में, या इस रूप में फैलती है या इस रूप में जाती है। अब क्या होता है कि इन्हीं बेस में एक और बेस पे हम लोग बांट देते हैं। एक और बेस पे क्या बांट देते हैं कि इनके, मान लीजिए कि हमने प्यूरिन और पिरामिडिन के बेस पे बांटा। कभी कभी क्या होता है कि हाइड्रोजन बंध के आधार पे भी बांट सकते हैं हम लोग। किन के आधार पे, हाइड्रोजन बंध के आधार पे, हाइड्रोजन बंध के आधार पे। तो हाइड्रोजन बंध के आधार पे क्या, हाइड्रोजन बंध के आधार पे भी दो भागों में बांट सकते हैं हम लोग। एक तो होगा द्वि हाइड्रोजन बंध वाला, द्वि हाइड्रोजन बंध, और एक क्या हो जाएगा, त्रियक हाइड्रोजन बंध, H2 बंध, राइट। ये दो कंडीशन में हो जाएंगे। तो इसके अंदर द्वि हाइड्रोजन बंध में कौन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा एडेनिन आ जाएगा, और कौन आएगा, साइटोसिन आ जाएगा, और दूसरे तरफ कौन हो जाएगा आपका, ग्वानिन और थाइमिन। ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोजन बंध के आधार पर भी हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन बंध के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, इनके जो आपका न्यूक्लिक एसिड है इनको हम बांट सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अर्थात इस आधार में हम चाहे तो इस रूप में इसे बांट सकते हैं, और इस रूप में स्ट्रक्चर हमारा बनेगा कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा। अब क्या होगा कि इनमें सारी चीजें फैक्चुअल चीजें हैं, यानी फैक्ट वाली चीजें, और जनरली फैक्ट वाली चीजों को याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इनके फैक्ट को हम याद रखेंगे तो कैसे याद रखेंगे। तो इनको याद करने का तरीका ये होता है कि इन्हें हम सॉर्ट कर ले और इन्हें क्या कर ले, एक अरेंज वे में कर दे, ताकि आपके लिए क्या हो, समझना आसान हो और साथ ही साथ याद करना आसान। ठीक है। तो ये बातें हो गई कि न्यूक्लिक एसिड की संरचना जो श्रृंखला बनेगी इस रूप में बनेगी। अब इनकी एक एक करके हम संरचना के बारे में अलग अलग हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, चलिए। मतलब कि थोड़ा सा इजी तरीका जिनसे आपको याद करने में आसानी हो, मतलब एक चार्ट की तरह बना देते हैं आपके लिए। देखिए, जो वास्तव में न्यूक्लियस जो क्रोमोसोम्स बनेंगे, जो वास्तव में क्या बनते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं, वो क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, जो वास्तव में क्रोमोसोम्स बनते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो क्रोमोसोम्स बनते हैं मतलब गुणसूत्र जो बनेगा वो किसका बनेगा, तो वह बनेगा आपका न्यूक्लियो प्रोटीन का। किसका बनेगा,
न्यूक्लियो प्रोटीन का। ध्यान से इनकी संरचना और इनकी अंदर पाए जाने वाले पदार्थों की संरचना के बारे में ध्यान से समझिए। क्रोमोसोम्स जो बनेंगे किसकी बनेंगे? न्यूक्लियो प्रोटीन से बनेगा। और न्यूक्लियर प्रोटीन को जब हम दो भागों में तोड़ेंगे, कि किन किन भागों से, तो इनको हम वर्ड को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक पार्ट तो हमारा प्रोटीन दिख रहा है, तो एक पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। और दूसरे तरफ क्या दिख रहा है? न्यूक्लियो, मतलब क्या? ये न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएंगे, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड्स की बात कीजिएगा तो ये दो भागों में बटेगा। फिर न्यूक्लियोटाइड्स कितने भागों में बटेगा? दो। एक डीएनए वाला और एक क्या मिलेगा? आरएनए का न्यूक्लियोटाइड। एक डीएनए का और एक क्या मिलेगा? आरएनए का न्यूक्लियोटाइड्स मिलेगा दो खंड में। आप प्रोटीन का बात कीजिएगा तो प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन मिलेगा? तो हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन कौन सा मिलेगा? हिस्टोन वाला। क्लियर? अब डीएनए और आरएनए मिला तो दोनों के स्ट्रक्चर बनेंगे और डीएनए आरएनए भी बटेंगे। फिर तो डीएनए के अंदर तीन पार्ट, डीएनए जो बनेगा तीन भागों से मिलकर। कौन कौन? शर्करा से मिलकर। और किससे मिलेगा? फॉस्फेट मिलेगा। शर्करा मिलेगा, फॉस्फेट मिलेगा, और क्या मिलेगा भाई? तो ये न्यूक्लिक बेस मिलेगा। न्यूक्लिक बेस मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आरएनए के अंदर देखिएगा तो आरएनए के अंदर भी ये सेम तीन पार्ट होंगे। क्या क्या मिलेगा आपको? शर्करा मिलेगा, शर्करा के बाद फॉस्फेट मतलब फास्फोरस, और यहाँ पे क्या आपका? न्यूक्लिक बेस है। न्यूक्लिक बेस मिलेगा। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जो शर्करा मिलेगा, यह कौन सा शर्करा होगा इसके लिए? ये डीएनए में है इसलिए शर्करा डीऑक्सी हो जाएगा। डीऑक्सी राइबोस शर्करा। क्लियर? यहाँ पे जो फॉस्फेट है यह क्या बना लेगा? फास्फोरिक अम्ल बना लेगा। ये क्या बनाएगा? H2PO3। ठीक है, सूत्र याद रखिएगा। ये फास्फोरिक अम्ल बनाएगा, फास्फोरिक अम्ल बनाएगा। उसके बाद ये न्यूक्लिक बेस है, ये न्यूक्लिक बेस फिर नीचे जाकर दो भागों में टूटेगा। एक आपका प्यूरिन होगा और दूसरा कौन सा होगा? पिरामिडिन होगा। प्यूरिन और क्या? पिरामिडिन। तो प्यूरिन के अंदर दो भाग, कौन कौन? एक एडेनिन और तो दूसरा ग्वानिन। और पिरामिडिन के अंदर दो चीजें, साइटोसिन और थाइमिन। देखिए तो एक आपका पूरा पार्ट याद हो जाएगा। शर्करा डीऑक्सी फॉस्फेट आपका फास्फोरिक अम्ल, और न्यूक्लिक बेस में दो, प्यूरिन और पिरामिडिन, एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन और थाइमिन। ठीक इसी तरह से शर्करा में जाइएगा तो शर्करा भी क्या मिलेगा आपको? राइबोज शर्करा। क्या मिलेगा? राइबोज शर्करा। और आपका फॉस्फेट में क्या मिलेगा? वही फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। और क्या मिलेगा? न्यूक्लिक बेस की अगर बात कीजिएगा तो न्यूक्लिक बेस के अंदर यहां भी दो पार्ट होंगे, एक प्यूरिन वाला और दूसरा कौन सा? पिरामिडिन का। प्यूरिन और पिरामिडिन। लेकिन यहां पे क्या होगा? स्ट्रक्चर में परिवर्तन होगा। प्यूरिन में तो एडेनिन और ग्वानिन मिलेंगे, लेकिन पिरामिडिन के अंदर साइटोसिन और थाइमिन के जगह पर यहाँ पर क्या मिलेगा? यूरेसिल मिलेगा। थाइमिन की जगह पे क्या मिलेगा? यूरेसिल मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपको बनेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन, अर्थात कि क्रोमोसोम के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर, अर्थात कि इन स्ट्रक्चरों को मिलाकर क्या बनेगा? हमारा क्रोमोसोम बनके तैयार होगा। डीएनए का स्ट्रक्चर हमने अलग किया, आरएनए का स्ट्रक्चर अलग किया और प्रोटीन हमने अलग किया, यानी कि तीन पार्ट में पूरे को बांटकर, यानी तीनों ये सभी चीजें मिलेंगी तो मिलने के बाद क्या बनेगा? हमारा क्रोमोसोम्स बनेगा। ठीक है, जिसमें आपको पहले डीएनए फिर आरएनए और उसके बाद प्रोटीन, इन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करनी है।
अब बात आती है कि ये अगर आपने समझ लिया कि इनके अंदर बेसिक चीजें क्या क्या है, मतलब शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और न्यूक्लिक एसिड, तो बात ये आती है कि इनके बाद अंदर जाने के बाद इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कि इनके थायमिन के जगह पे यूरेसिल क्यों आ जाता है, आखिर उनके स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हो जाते हैं। फिर बात आती है कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, इनके स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं, किस रूप में इनके अंदर कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं, और किस रूप में इनके आपके पूरी आपका संरचना बन के तैयार होती है, तो उनकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे अभी। ठीक है, हम लोग अभी जानेंगे कि किस प्रकार आपका प्यूरिन और पिरामिडिन का स्ट्रक्चर तैयार होता है, ठीक है, और किस रूप में इनके अंदर ये बनता है। अगर ये क्लियर हो गई होगी आपको, तो इनकी संरचना पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है सब किसी को ये? चलिए देखिए, अब इनकी संरचना पे चर्चा करते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन के। ठीक है, चर्चा करेंगे हम लोग प्यूरिन और पिरामिडिन के स्ट्रक्चर के बारे में, कि प्यूरिन और पिरामिडिन के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। प्यूरिन के अंदर पहले हम लोग जानेंगे, प्यूरिन के अंदर एडिनिन और ग्वानिन इसके अंदर आते हैं, तो पहले प्यूरिन का स्ट्रक्चर, फिर जानेंगे हम लोग पिरामिडिन का स्ट्रक्चर। देखिए, देखिए प्यूरिन, प्यूरिन बनाने का मतलब हो गया कि प्यूरिन के अंदर दो चीजें मिलेंगी हमें, एक तो मिलेगा हमें एडिनिन, और दूसरा क्या मिलेगा हमें, ग्वानिन। दो पार्ट मिलेंगे हमें किसके, प्यूरिन के अंदर। ठीक है, प्यूरिन के अंदर दो चीजें मिलेंगी हमें। तो एडेनिन के स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, तो देखिए इसके बनाने का स्ट्रक्चर सिंपल तरीका, ये कार्बन होगा, कार्बन डबल बॉन्ड से बनेंगे। क्लियर? इस पहले कार्बन से एक कार्बन अटैच होगा, और यहां से एक नाइट्रोजन का बेस निकलेगा। क्लियर है यहाँ पे? अब क्या होगा कि फिर यहां से नाइट्रोजन निकला, तो इस कार्बन से भी एक नाइट्रोजन निकलेगा, और इन दोनों नाइट्रोजन को कंट्रोल करने के लिए बीच में एक कार्बन आएंगे, जो इन दोनों को कंट्रोल करेगा। अब सेम कंडीशन यहाँ पे कार्बन है, तो इन कार्बन बॉन्ड को कंट्रोल करने के लिए दोनों तरफ नाइट्रोजन आएंगे। क्या आएंगे? दोनों तरफ नाइट्रोजन आएंगे, और इन दोनों नाइट्रोजन को कंट्रोल करने के लिए फिर से क्या आने वाला है, कार्बन आने वाला। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो ये बन गया हमारा। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है कि एटम्स इनके पूरे करने के स्ट्रक्चर तैयार हो। तो यहाँ पे क्या है आपका कि ये तो इसका स्ट्रक्चर तो पूरा हो गया, इनका भी स्ट्रक्चर पूरा हो गया, इस दोनों का तो पूरा है, लेकिन यहाँ पे कमी है, तो यहाँ पे एक हम लोग NH2 का बॉन्ड जोड़ देंगे। किसका बॉन्ड जोड़ेंगे? NH2 का, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, ये NH2 का बॉन्ड जोड़ लिए। अब देखिए तीन पूरे हो गए, तो इसको डबल बॉन्ड कर देंगे, इसके भी चार पूरे हो गए, इनके तीन पूरे हो गए। लेकिन अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपका घट रहा है, तो यहाँ पे इनको दो चाहिए, तो इनका तो पूरा हो चुका है, तो यहाँ पे हम इसको डबल बॉन्ड कर दें तो इनका ही पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक की कमी हो रही है, फिर भी इसमें कितनी की कमी हो रही है, एक की कमी हो रही है। इस वजह से क्या हो जाएगा, एक यहां से हाइड्रोजन को हम जोड़ सकते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर है? उसके बाद क्या होगा कि अगर जरा ध्यान से देखें आप, तो यहां पे इसका पूरा हो गया, इधर भी पूरा हो गया। अब इनको इन दोनों को पूरा करना है, तो इन दोनों को पूरा करने के केस में कैसे काम करेगा। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए, अगर यहां पे डबल बॉन्ड करते हैं तो इसका तो पूरा हो गया, लेकिन कार्बन का एक घट गया, आपका कार्बन का एक कम है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, ये पूरा हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। ये चार इसको चाहिए कार्बन का पूरा हो गया। अब किसका बच रहा है हमारा, सिर्फ नाइट्रोजन का केस बच रहा है। तो नाइट्रोजन में इधर डबल बॉन्ड नहीं हो सकता क्योंकि इसका पूरा हो गया, और यहाँ पे कार्बन का ही पूरा हो गया, तो कंफर्म है कि यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। इससे एक और तरीका से याद रखना है कि इसके अंदर अगर पूरे स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इसके अंदर हमें कार्बन कितना देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4 और एक 5। कार्बन कितने देखने को मिल रहा है, 5। उसके बाद अगर बात करेंगे आप किसके लिए, नाइट्रोजन की बात, तो 1 2, अब किसको देखेंगे, नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4
और एक 5, नाइट्रोजन कितने मिले 5। और उसके बाद अगर हाइड्रोजन को देखेंगे हम तो हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5, तो हाइड्रोजन कितने मिल गए 5। क्लियर है। तो इस तरह से अगर ये सूत्र अगर एडेनिन का याद रहेगा आपको तो आसानी से इसको अरेंज आप कर सकते हैं कि 5 ही 5 सब है, सबको 5 5 ही पूरा करना है। क्लियर। तो ये किसके बन गए एडेनिन के स्ट्रक्चर। आप काउंटिंग करके लिख सकते हैं, जहां से आपका जब नए आपका एसिड का जब श्रृंखला बनती है तो काउंटिंग हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, 1 हो जाएगा या 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऐसे याद कर लीजिए कि एक नंबर से निकल के आ रहा है आपका ये। क्लियर है। अब इस कंडीशन के बाद क्या आपका, इसके बाद अब देखते हैं एडेनिन का हो गया हमारा, अब देखते हैं किसका स्ट्रक्चर ग्वानिन का स्ट्रक्चर हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ग्वानिन के स्ट्रक्चर बनाने का भी सेम कंडीशन है, पहले बेसिक स्टार्ट करेंगे डबल बॉन्ड से और फिर इनके साथ एक कार्बन अटैच होगा, फिर इनके साथ एक नाइट्रोजन जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब क्या है कि दोनों तरफ एक नाइट्रोजन जुटेगा, इधर भी नाइट्रोजन जुट गया। अब दोनों तरफ सिर्फ नाइट्रोजन नाइट्रोजन है तो दोनों को कंट्रोल करने के लिए बीच में कार्बन आ जाएगा। फिर इसी तरफ इस तरफ भी क्या होगा, दोनों तरफ नाइट्रोजन जाएंगे। क्लियर। और इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए बीच में कौन आएगा, कार्बन आएगा। क्लियर है। अब ये कार्बन आ गया तो यहां पे जो छाड़ यहाँ पे एक नंबर पे जो नाइट्रोजन का आपका NH2 जुटा था, यहाँ पे एक नंबर सीरीज के पास यहाँ पे जो NH2 जुटा हुआ था, यह NH2 यहां ना जुट के इस वाले कार्बन एटम पे जुटेगा, इसमें यहां पे जुटेगा N और हाइड्रोजन। आप यहाँ पे NH2 डायरेक्ट लिख चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसका तो आपका 3 को पूरा हुआ, इसमें एक और बॉन्ड चाहिए। ठीक है। तो एक और कंडीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड करना पड़ेगा, तब जाके इस दोनों का पूरा होगा। अब यहाँ पे फिर एक जगह खाली बच जाती है तो यहाँ पे क्या कर लीजिए आप हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, ये भी पूरा हो गया, इसका पूरा हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कार्बन को फिर 2 चाहिए, कार्बन को इधर डबल बॉन्ड नहीं कर सकता, इधर इसका पूरा हो चुका है। तो उस कंडीशन में कार्बन क्या करता है, अपने साथ ऑक्सीजन का ले लेता है डबल। क्लियर है आप लोग को। अब जरा ध्यान से गौर कीजिए कि इसमें अब किसका स्ट्रक्चर बाकी रह रहा है, तो बाकी अब इधर का स्ट्रक्चर रह रहा है कि इनके बीच में स्ट्रक्चर क्या होगा कि कैसे अपने आप को बैलेंस करेगा। तो इधर तो आपका पूरा हो चुका है, नाइट्रोजन को 3 चाहिए तो यहाँ पे 2 तो नाइट्रोजन का पूरा हो गया, तो एक क्या करेगा कार्बन के साथ तालमेल बैठाएगा तो ये बॉन्ड कैसे हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर है। ये जब डबल बॉन्ड हो जाएगा तो इसका तो नाइट्रोजन का पूरा हो गया, लेकिन फिर भी कार्बन का एक घट रहा है तो उस कंडीशन में एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। एक नाइट्रोजन यहाँ पे चाहिए तो नहीं इधर डबल कर सकते हैं नहीं साइड में डबल कर सकते हैं, उस कंडीशन में एक हाइड्रोजन यहाँ भी जोड़ लेंगे। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा किसका स्ट्रक्चर बनेगा, ग्वानिन का। अर्थात कि हमने 2 स्ट्रक्चर बनाए, एक हमारा ग्वानिन का और एक हमारा किसका एडेनिन का, 2 स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना के तैयार किए। क्लियर है आप लोग को। इसमें आपको बेसिक चीजें याद रखनी है कि ये आपका कार्बन के डबल बॉन्ड से ही बनाना स्टार्ट करेंगे और सिर्फ उनकी असर पूरा करते हुए आसानी से आप चाहे तो बना सकते हैं। सूत्र आपको फॉर्मूला पता है, आसानी से आप बना सकते हैं। अब इसके अंदर जरा सा देखिए, इसके अंदर देखिएगा तो क्या मिलेगा आपको, इसमें आप नाइट्रोजन अब पहले आप क्या काउंट कर लीजिए, पहले कार्बन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 और 5। कार्बन कितने मिल गए, 5। क्लियर है। उसके बाद क्या हो गया आपका, उसके बाद आप जोड़ेंगे किसको, उसके बाद जोड़ेंगे नाइट्रोजन को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 और 5। ऑक्सीजन के कितने, 5 मिल गए। ठीक है। और उसके बाद किसके बच गए, माफ कीजिएगा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन के 5, नाइट्रोजन के 5 हो गए। और उसके बाद क्या बच गया आपका, हाइड्रोजन बच गया। हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 और 5। ऑक्सीजन के कितने हो गए, हाइड्रोजन के कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है। और ये ओ जो है आपका क्या बन गया, एक आपका क्या कहते हैं अभिक्रियाशील समूह जुट गया। अभिक्रियाशील समूह के रूप में क्या जुटे यहाँ पे, अभिक्रियाशील समूह के रूप में आपका वो जुटे हैं। ठीक है। क्लियर है। तो इस तरह से आपका क्या बन गया, इस तरह से बन के तैयार हो गया कि आपका एडेनिन और ग्वानिन का स्ट्रक्चर। अगर आपको फॉर्मूला के बेस पर ध्यान रहेगा आपको कि C5 N5 और H5 भी रहते हैं तो काउंटिंग के बेस पे आप याद रख सकते हैं कि कहां से कौन सा जुड़ा है।
एक नंबर से जुड़ा है, और अगर इस साइड से काउंट करेंगे तो 3 नंबर से, इधर से काउंटिंग छोड़ के अगर इधर से काउंटिंग करें 1 2 3, तो तीसरे नंबर से ग्वानिन में जुटेगा, और एडेनिन में कितने नंबर से जुटेगा, एक नंबर से आपका नाइट्रोजनी क्षार NH2 जुटेगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपका एडेनिन और ग्वानिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। एडेनिन ग्वानिन का बन गया, तब हम लोग जानेंगे प्यूरिन के बाद पिरामिडिन का स्ट्रक्चर। इसका जानेंगे कि आखिर पिरामिडिन में स्ट्रक्चर बनता कैसे है। अब जानना है आपको पिरामिडिन का स्ट्रक्चर। तो पिरामिडिन के अंदर 3 चीजें मिलेंगी आपको। पिरामिडिन, इनके अंदर कितने स्ट्रक्चर मिलेंगे, 3 स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो पहले क्या जानेंगे हम लोग, साइटोसिन के बारे में। साइटोसिन, दूसरा स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, थायमिन, और एक स्ट्रक्चर जो राइबोज में पाया जाता है जिसे हम कहते हैं यूरेसिल। ये हो गया आपका यूरेसिल। तो इस तरह से हमें कितने स्ट्रक्चर जानने हैं, कुल 3 स्ट्रक्चर जानने हैं, थायमिन, यूरेसिल, और ये आपका साइटोसिन। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर हम लोग को जानना है इस कंडीशन में कि आखिर इनके अंदर किस तरह से आपके जुड़ते हैं।